हेलो एस्पायरेंट्स, 20th Feb की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। ये 11 न्यूज आइटम्स है जो तो हमने हिंदू न्यूज़पेपर से पिकअप किए। हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है रेल भवन नॉर्थ ब्लॉक स्पार आफ्टर बजट मर्जर। तो रेल भवन मतलब जहाँ रेलवे मिनिस्ट्री लोकेटेड है दिल्ली में, और नॉर्थ ब्लॉक जहाँ फाइनेंस मिनिस्ट्री लोकेटेड है। तो ये दो मिनिस्ट्री में डिस्प्यूट हुआ है अभी आफ्टर द बजट मर्जर। तो बजट 2017-18 पहला बजट था जिसमें रेलवे बजट को भी मर्ज किया गया विद द जनरल बजट। तो ये कंबाइंड एक बजट अनाउंस किया गया, अभी से रेलवे बजट अलग नहीं होंगे। तो बजट मर्जर का रीजन ये दिया गया था जस्टिफिकेशन के जो डिविडेंड पे करना पड़ता है रेलवे बजट को, तो क्योंकि गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट उनको असिस्टेंस देती है और रेलवेज अब इतनी इफेक्टिवली फंक्शनिंग नहीं है कि वो इतना प्रॉफिट कर सके, तो उनको बर्डन होता है, ये डिविडेंड्स वो पे नहीं कर पाते थे। तो 9,000 करोड़ डिविडेंड उनको पे करना था वन फाइनेंशियल ईयर के लिए, अभी जो लास्ट था। तो ये पेमेंट उनके लिए डिफिकल्ट था। तो अगर दोनों बजट्स मर्ज हो गए तो फिर रेलवे मिनिस्ट्री मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री ही सब कुछ देखेगी फाइनेंसेस। तो देन रेलवे मिनिस्ट्री को कोई सेपरेट डिविडेंड नहीं पे करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट के बेसिस पे, और उन्होंने कहा था कि रेलवे मिनिस्ट्री की ऑटोनॉमी को अफेक्ट नहीं होगा, फंक्शनल ऑटोनॉमी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अफेक्ट नहीं होगा, और ये बजट मर्ज किया जाएगा। तो इस रैशनैलिटी रीजनिंग पे दो बजट मर्ज किए गए। पर अब जो है, अब वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रेलवे मिनिस्ट्री से कहा है कि 14 पीएसयूज है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो ये 14 पीएसयूज अपने डिविडेंड पे करती है एनुअली। तो डिविडेंड क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट जो भी इन्वेस्टर है, फॉर एग्जाम्पल एनीबडी एन इन्वेस्टर है जिन्होंने पैसा लगाया है, तो उनको प्रॉफिट का एक पार्ट उनको पे करना होता है। तो वो उसको कहते हैं डिविडेंड, एनुअली डिविडेंड पे किया गया, इट्स पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ओनली। तो ये एनुअल डिविडेंड ये पीएसयूज 14 पीएसयूज रेलवे मिनिस्ट्री को पे करती है। तो अब फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रहे हैं कि ये पीएसयूज फाइनेंस मिनिस्ट्री को पे करे, रेलवे मिनिस्ट्री को नहीं। तो वो डिविडेंड ही मांगना हो गया। तो जब डिविडेंड एनुअल डिविडेंड इन्होंने ये कैंसिल किया था कि ये डिविडेंड नहीं पे करना पड़ेगा, तो अब क्यों मांग रहे? तो वो रेलवे मिनिस्ट्री ये क्वेश्चन करेगी, दिस विल अफेक्ट अ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फंक्शनल ऑटोनॉमी। तो इसीलिए वो अपनी वॉइस रेस कर रहे हैं। पर सारे सेंट्रल पीएसयू जो बाकी सारी मिनिस्ट्रीज के अंदर है वो डिविडेंड्स पे करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री को, क्योंकि एक ही बजट होता है उनका। रेलवे एक था जिसका सेपरेट बजट था, अब नहीं है। तो ये पॉइंट पे डिस्प्यूट है। और जब ये डिविडेंड एक्चुअली इसलिए पे किया जाता है क्योंकि कैपिटल एट चार्ज होता है। तो कैपिटल एट चार्ज जो होता है मतलब ये टर्म है कि सेंटर ने जो इन्वेस्टमेंट किया इंडियन रेलवेज पे, तो उसको लोन माना जाता है और उस पर डिविडेंड पे किया जाता है। तो रेलवे मिनिस्ट्री आर्ग्यू कर रही है कि ये कैपिटल एट चार्ज नहीं है, क्योंकि कैपिटल एट चार्ज जो होता है वो उनपे जो ये 9,000 करोड़ डिविडेंड मांग रहे थे वो था। लेकिन ये जो पीएसयूज के जो डिविडेंड्स है वो उनकी अर्निंग्स पे है। तो जो उन्होंने अर्न किया है उसके बेसिस पे ट्रैफिक अर्निंग्स का एक प्रोजेक्शन है जिसको पे करते हैं वो डिविडेंड की तरह। तो वो क्यों मांग रहे? तो दिस विल रिजल्ट इन शॉर्टफॉल फॉर द रेलवे अर्निंग्स। फिर रेलवे अर्निंग्स कम हो जाएगी, उनको उनकी फंक्शनिंग अफेक्ट होगी, उनके फाइनेंसेस अफेक्ट होंगे। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ये डिविडेंड ना मांगे। तो एक्चुअली ये डिमांड सारी पीएसयूज का भी है। तो ये नवंबर 2016 में डिमोनेटाइजेशन के बाद भी सारे पीएसयूज ने यही डिमांड किया था कि ये डिविडेंड जो मांगा जाता है वो इतना ना मांगा जाए, बिकॉज इट अफेक्ट्स देयर फंक्शनिंग। कि फिर उनको लोन लेना पड़ता है, हम डिविडेंड तो दे देते हैं फिर उसके बाद हम लोन लेते हैं और हमारे फंक्शनिंग को अफेक्ट होता है। तो ये पॉइंट होता है पूरा। तो ये देखो, ये नवंबर 2016 की न्यूज है। तो एवरी पीएसयू हैज टू पे अ मिनिमम डिविडेंड ऑफ 30% ऑफ द नेट प्रॉफिट और 5% ऑफ नेटवर्थ। तो ये मिनिमम तो उनको पे करना होता है, दिस इज मिनिमम, मैक्सिमम नहीं। तो ये पे करके उनको अपना डिविडेंड गवर्नमेंट को देना होता है। तो ये फाइनेंशियल चीफ जो थे पीएसयू में सारे इंटेंसली निगोशिएट कर रहे थे कि ये डिविडेंड डिमांड रिड्यूस किया जाए, क्योंकि लार्ज डिविडेंड अगर चला जाएगा पीएसयू से तो उनको बोरो करना पड़ता है अपने फंड एक्सपेंशन के लिए, जो भी उनका फ्यूचर डेवलपमेंट है उनके लिए। तो उससे उनका क्रेडिट रेटिंग अफेक्ट होता है, क्योंकि ज्यादा बोरो कर रहे हैं तो क्रेडिट रेटिंग्स डाउन हो जाती है। क्रेडिट रेटिंग्स डाउन हो जाती है तो फंड्स कॉस्टली हो जाते हैं, आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है अपने लोन्स पे। तो ये सारे उनको अफेक्ट करता है। तो क्यों गवर्नमेंट इतना डिविडेंड मांगती है? उनके प्रॉफिट से उनको अपने ही डेवलपमेंट के लिए यूज करने दिया जाए, दैट इज व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। और ये डिविडेंड्स जो टोटल होते हैं 58,000 करोड़ डिविडेंड था, 112 स्टेट रन फर्म्स ने 2014-15 में अनाउंस किया था। दिस इज 40%, 44% ऑफ द नेट प्रॉफिट। और मेजरली डिविडेंड शेयर ये आता है ऑयल सेक्टर कंपनीज के, जो मैक्सिमम प्रॉफिट मेकिंग है इंडिया में। तो वो है। तो अब देखते हैं रेलवे मिनिस्ट्री के ये सेंट्रल पीएसयूज के डिमांड पे
जो रेलवे मिनिस्टर प्रोटेस्ट कर रही है कि हम नहीं डिविडेंड, फाइनेंस मिनिस्टर को ना जाए, रेलवे मिनिस्ट्री के पास ही रहे, तो उस पर आगे क्या डेवलपमेंट होगा हम देखेंगे। और एक पॉइंट था कि ये जो 3 पीएसयूज है उनको स्टॉक मार्केट पे लिस्ट किया गया, ये बजट 2017 में अनाउंस किया गया, तो वो भी रेलवे बोर्ड मिनिस्टर्स को नहीं पता था, दे वर टेकन बाय सरप्राइज। मतलब जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, फंक्शनल ऑटोनॉमी की बात हो रही थी, तो फंक्शनल ऑटोनॉमी मींस कंसल्टेशन भी नहीं हुआ, वो उन्होंने हाईलाइट किया यहाँ पे। फिर अगला न्यूज आइटम है, रिबेल्स किल इंडियन वर्किंग विद इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म इन साउथ सुडान। तो ये फर्स्ट इंडियन कैजुअलिटी है जो सिविल वॉर जो चल रहा है सुडान में। साउथ सुडान, सुडान ये 2 कंट्रीज है। सो साउथ सुडान इज द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री, ये 2011 में इंडिपेंडेंट हुई है, एंड इट इज द लेटेस्ट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, इज द 193rd मेंबर ऑफ यूएन, टेकन इन 2011। तो सिविल वॉर काफी टाइम से चल रहा था इन सुडान, और फाइनली न्यू कंट्री बनाई गई साउथ सुडान। साउथ सुडान इज ऑल्सो वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज। तो ये डिस्प्यूट भी था, एथनिक क्राइसिस था, सिविल वॉर चल रहा था। साउथ में मेजरली बांटू ट्राइब है और ये क्रिश्चियंस है, एंड नॉर्थ में अरब्स है और ये मुस्लिम अरब्स है। साउथ इज रिच इन ऑयल रिजर्व्स, तो ऑयल यहाँ पे है, पर ऑयल पाइपलाइन जो सारी है वो नॉर्थ में जा रही है। अब रिच वो रीजन, पुअर साउथ रीजन है। तो साउथ सुडान एक सेपरेट कंट्री तो बन गई, पर एक रीजन जो ये है अभी भी डिस्प्यूट में, अब ये रीजन, तो ये अब ये रीजन जो है इस पे अब तक डिस्प्यूट चला आ रहा है और सिविल वॉर चल रहा है इन सुडान, साउथ सुडान। तो इसलिए सिविल वॉर की वजह से ये साउथ सुडान में मेजरली सिविल वॉर है, क्योंकि यहाँ पे ही काफी अनरेस्ट है। जो न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट भी है उसके अगेंस्ट भी काफी सारे रिबेल ग्रुप्स खड़े हो गए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे ये गवर्नमेंट करप्ट है, इट्स नॉट एफिशिएंट, तो इनको हटाया जाए। तो काफी सारे डिस्प्यूट्स ऑलरेडी विद इन साउथ सुडान है। साउथ सुडान का कैपिटल जूबा है। तो यहाँ पे इस वजह से इवन गवर्नमेंट ने संकट मोचन, ऑपरेशन संकट मोचन करके लॉन्च किया था ऑपरेशन जुलाई 2016 में, ताकि जो इंडियंस यहाँ पे है वो ट्रैप्ड ना रहे, यहाँ से उनको इवैक्यूएट किया जाए। तो इसीलिए ये इनिशिएटिव लिया गया, मगर ज्यादा ना इंडियंस यहाँ से आने को रेडी नहीं थे। सिर्फ 154 लोगों ने ये ऑपरेशन संकट मोचन के साथ के अंदर इवैक्यूएशन हुआ उनका, बाकी सारे अराउंड हंड्रेड्स ऑफ इंडियंस है जो अभी भी वहाँ पे सेटल्ड है, और एक डेथ हो गई जो हमने अभी देखा। तो ये है रिगार्डिंग साउथ सुडान। अराउंड 90% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स ऑन लेस देन $1 अ डे। पॉवर्टी लेवल्स बहुत ज्यादा है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्वाइट हाई है, इवन एजुकेशन लेवल्स भी काफी लो है। तो ये ओरिजिनली ब्रिटिश कॉलोनी थी, और अरब मुस्लिम नॉर्थ है, बांटू क्रिश्चियन साउथ है। और ये सिविल वॉर डाफुर काफी टाइम न्यूज में रहा है, अभी ये रीजन पे क्राइसिस है, पर पहले डाफुर रीजन था। ये यूपीएससी में प्रीलिम्स में भी काफी बार पूछ चुके कि डाफुर रीजन कहाँ है, मैच में कई बार प्रीलिम्स में पूछते। तो ये था। तो यहाँ पे मतलब साउथ सुडान बनने से पहले भी यहाँ पे क्राइसिस चल रहा था 2003 से, और ये अब तक रिजॉल्व नहीं है, मतलब ये डिस्प्यूट कंप्लीटली रिजॉल्व नहीं है उनके। फिर ये रिगार्डिंग द कंट्री फॉर्म 193rd मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, 54th नेशन ऑफ अफ्रीका, साउथ सुडान 2011 में बना। सुडान का कैपिटल खर्तूम है और इसका जुबा, और ये अवेई रीजन, जो डिस्प्यूटेड अवेई रीजन है, ये इंपॉर्टेंट है नाम, यूपीएससी प्रीलिम्स में ये भी पूछ सकते हैं कि ये रीजन डिस्प्यूट है कहाँ पे है। और एक डिस्प्यूटेड रीजन है साउथ सुडान और कीनिया के बीच में, तो ये है यहाँ पे ट्राइंगल, इलेमी ट्राइंगल कहते हैं इसको, तो ये भी एक डिस्प्यूटेड रीजन है। तो यही है चैलेंजेस उनके सामने, यही है। नॉर्थ सुडान के साथ डिस्प्यूट है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है उस वजह से, और वायलेंस, जो ये रिबेल मिलिशिया है जो जुबा गवर्नमेंट को करप्ट और ऑटोक्रेटिक मानते हैं, तो वो डिस्प्यूट्स है। और इट्स अ पुअर कंट्री, इकोनॉमिकली इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन ऑयल, 98% ऑफ इट्स रेवेन्यूज ऑयल से ही आते हैं। अगला न्यूज आइटम है, डीकमीशन फरक्का बैरेज, बिहार गवर्नमेंट। तो ये जो फरक्का बैरेज है वो गंगा रिवर पे है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल में। ये फरक्का बैरेज इनिशियली एस्टेब्लिश किया गया था क्योंकि कोलकाता पोर्ट जो है यहाँ पे सिल्टिंग हो जाता था, सेडिमेंट्स अक्यूमुलेट, रिवर्स फ्लो होते तो उनके साथ सेडिमेंट्स आते और फिर ये पोर्ट रीजन पे यहाँ सेडिमेंट्स अक्यूमुलेट हो जाते थे। तो बैरेज का मतलब होता है एक बैरियर, डैम की तरह। तो अगर एक बैरियर लाया जाए तो उससे वाटर फ्लो स्टॉप किया जा सकता है, एंड देन फ्लश ऑफ वाटर जब आएगा तो ये पूरा सेडिमेंट जो है वो हट
डिपोजिशन हट सकता है। प्लस ये मतलब जाता है बैरेज से, वो ओपन अप होके ये नीचे यहाँ जाता है। ये है हुगली रिवर। तो ये हुगली रिवर को वाटर प्रोवाइड करता है। तो जो ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट्स भी है कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में, वो भी उनकी फुलफिल होती है। तो इसलिए फरक्का बैरेज बनाया गया है 1960s। पर अब बिहार गवर्नमेंट, नीतीश कुमार गवर्नमेंट कह रही है कि ये फरक्का बैरेज की वजह से, क्योंकि वाटर ब्लॉक किया जाता है तो फ्लडिंग हो जाता है इन बिहार। बिहार यहाँ पे, वेस्ट बंगाल ये है, ये बिहार है, बिहार झारखंड, तो ये बिहार रीजन में यहाँ पे फ्लडिंग हो जाता है पीछे। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि इसको अभी डिकमीशन करना चाहिए, इसको एंड करना चाहिए, क्योंकि जो इसका मेन फंक्शन है डीसिल्टिंग, वो भी एक्चुअली वो नहीं कर रहे। तो ये वो लोग पॉइंट आउट कर रहे थे। तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का डेटा बता रहे हो कि उसमें कहा गया है कि जो सिल्टिंग हो रहा है अभी, वो सिल्टिंग रिक्वायरमेंट्स और बढ़ गई है। तो आफ्टर फरक्का बैरेज एक्चुअली सिल्टिंग ज्यादा हो गया है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि सिल्टिंग रिक्वायरमेंट भी उनकी जो मेन पर्पस था वो फुलफिल नहीं हो रहा है। तो ये अभी बैरेज फंक्शन करने की जरूरत नहीं है, इसको डिकमीशन करना चाहिए। तो बिहार को अफेक्ट होता है। ऑल्सो वेस्ट बंगाल के फरक्का बैरेज से बांग्लादेश को भी इश्यूज है। तो ये इंडिया बांग्लादेश इशू भी है, क्योंकि फरक्का बैरेज से जब वाटर ब्लॉक होता है तो फर्दर यहाँ पे पानी जो रिक्वायरमेंट्स, वाटर रिक्वायरमेंट्स है, उनको भी अफेक्ट होता है। तो वो बांग्लादेश के साथ भी डिस्प्यूट है। प्लस इट अफेक्ट्स दी मूवमेंट ऑफ हैबिटेशन, एक्वेटिक स्पीशीज का नॉर्मल साइकिल भी अफेक्ट हो जाता है। तो बांग्लादेश ये भी कहती है, यहाँ पे हिल्सा फिश जो होती है वो एक टाइम पे बहुत सारी थी इन दिस बांग्लादेश रिवर्स, पद्मा, मेघना, पर अब उनके जो क्वांटिटी है काफी कम हो गई है। वो अब सब इस तरफ जा रही है, फरक्का बैरेज की तरफ जा रही है। रीजन पता नहीं, पर वो फरक्का बैरेज से भी आगे नहीं जा सकती। पहले वो हिल्सा फिश यहाँ तक मिलती थी, अब ये नहीं पाई जाती है। तो ये सब अफेक्टिंग द इकोलॉजी ऑल्सो इज वन कंसर्न, अफेक्टिंग द हैबिटेट्स। तो इस वजह से वो बिहार गवर्नमेंट कह रही है कि इसको अभी डिकमीशन करना चाहिए। तो ये उन्होंने सजेशन डाला है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है यहाँ पे वो ये है कि ये गंगा रिवर है। तो गंगा रिवर जब बांग्लादेश में फ्लो होती है तो उसका नाम होता है पद्मा। पद्मा फिर मेघना के साथ ज्वाइन होती है। तो ये जो यहाँ पे बेटर इमेज दिया हुआ है, जो गंगा बांग्लादेश में जाती है तो बन जाती है पद्मा, ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जाके बन जाती है जमुना। तो नाम चेंज हो जाता है, इट्स द सेम रिवर फ्लोइंग बट नेम इज डिफरेंट। बांग्लादेश में इसको पद्मा कहते हैं गंगा को, ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं। तो पद्मा और जमुना मिल जाती है, इट्स जॉइन टुगेदर, एंड देन मींस जमुना जॉइंस पद्मा, ऐसे। तो पद्मा देन जॉइंस मेघना। तो ये मेघना इज द रिवर विच ड्रेन्स आउट इनटू बे ऑफ बंगाल। तो ये होता है। और मेघना रिवर से यहाँ बराक रिवर भी जो है इंडिया की, वहां से भी ये फ्लो आता है। तो ये डिटेल्स है। अगला न्यूज आइटम है विलेजर्स प्रोटेस्ट एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर एयरपोर्ट। तो ये किशनगढ़ टाउन है राजस्थान में, जहाँ पे एयरपोर्ट अनाउंस किया गया है। उसके लिए लैंड एक्विजिशन किया जा रहा है, पर विलेजर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको जो फेयर कंपेंसेशन मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। और डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपील कर रहे हैं कि डेवलपमेंट के नाम पे उनको डिस्प्लेस ना किया जाए। तो 2013 से यहाँ प्रोटेस्ट चालू है। किशनगढ़ रीजन है इन अजमेर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान, जहाँ पे एयरपोर्ट प्रपोज है। वो फेयर कंपेंसेशन मांग रहे। अगला न्यूज आइटम है होम इज वेयर द केयर इज। सो ये एक लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स आ रहे हैं, एवरी डे वन आर्टिकल आ रहा है ऑन एल्डरली सिंस येस्टरडे। तो ये उस सीरीज में आर्टिकल है। तो होम इज रिगार्डिंग दी ओल्ड एज होम। तो ओल्ड एज होम, गवर्नमेंट ओल्ड एज होम्स भी काफी है। और अब स्पेशली केरला स्टेट में देखा जा रहा है कि काफी पेरेंट्स यहाँ पे अबैंडन करके भेज दिए जाते हैं बच्चों से। तो ये जो है एक ट्रेंड हो गया है, क्योंकि इन ओल्ड एज होम में उनका ध्यान भी रखा जाता है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है, 1000 मंथली मिलता है। तो अब ओल्ड एज होम्स में इतना बर्डन हो गया है कि उनके पास जगह ही नहीं है। तो उनको काफी एप्लीकेशन रिजेक्ट करनी पड़ती है। इसलिए अभी वो स्टर्न हो गए हैं कि विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, रैशनैलिटी, अगर अबेंडन किए जा रहे पेरेंट्स तो उनको ना लिया जाए। तो दे आर स्क्रीनिंग थ्रू एप्लीकेशन ना। तो ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है कि चिल्ड्रन आर बिकमिंग अनकैरिंग इज द क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि चिल्ड्रन दे वांट टू हैव देयर ओन करियर सेटअप, दे हैव टू हैव देयर ओन फैमिलीज, और इस रीजन से वो एल्डरली को जब छोड़ देते हैं तो उससे उनको सोशली, इकोनॉमिकली और साइकोलॉजिकली अफेक्ट होता है। एंड ऑफ कोर्स देयर होम इज लॉस्ट। तो बेसिकली जो होम चला जाता है वो इनको गवर्नमेंट ओल्ड एज होम तो मिलता है, बट देन केयर जो होता है वो भी यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। तो गवर्नमेंट ओल्ड एज होम में भी अम्यूनिटीज बढ़ाने की भी जरूरत है। वहाँ पे भी नर्सेज, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होने चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट्स वहाँ फुलफिल होनी चाहिए। जब ओवरबर्डन होता है तो उनका ये सब
फैसिलिटीज भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो वो सारे कंसर्न्स भी है। और दूसरा एक प्रोजेक्शन है कि इंडिया में एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ने वाला है। प्रेजेंटली 2011 सेंसस में 76 मिलियन था, मतलब अराउंड 7 करोड़ 60 लाख। अब ये हो जाएगा 173 मिलियन इन 2025, 240 मिलियन हो जाएगा बाय 2050। तो ये बढ़ने वाला है। तो इसीलिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट भी काफी हो रहा है इन सीनियर हाउसिंग, सीनियर सिटीजन के लिए हाउसिंग। पर सीनियर सिटीजन हाउसिंग के लिए इतना डिमांड अभी तक इंडिया में है नहीं कि सीनियर सिटीजन विल लिव इंडिपेंडेंटली। तो स्मॉल अपार्टमेंट हाउसेस फॉर देम ऐसे प्लान किए जाते हैं। बट देन इवन ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का ही सर्वे है, 2004 का है, पर इसमें है कि 3% जो सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन मीन्स दोज एज्ड अबव 60 इयर्स, तो अकेले रहने वाले सिर्फ 3% है। सिर्फ अपने स्पाउस के साथ, हस्बैंड या वाइफ जो भी है उनके साथ रहने वाले 9.3% है, पार्टनर के साथ। और बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ रहने वाले सबसे ज्यादा है। और उसमें से कितने होमलेस डेस्टिट्यूट है वो भी काफी ज्यादा हो गए, वो यहाँ पे परसेंटेज में बताया ही नहीं गया। तो दैट इज ऑल्सो देयर। तो वो इसीलिए ये रिक्वायरमेंट्स जो है ओल्डर पॉपुलेशन की, वो ध्यान में रख के इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश करना, अफोर्डेबिलिटी लाना इन फॉर द हाउसिंग फॉर देम, सोशल एक्सेप्टेंस लाना, और केयर होम्स में फैसिलिटीज बढ़ाना, वो सब जरूरी है। गिविंग देम अ डिग्निफाइड लाइफ, सिक्योरिटी। काफी टाइम हम देखते हैं कि चोरी वगैरह के केसेस भी ओल्डर पॉपुलेशन के अगेंस्ट आते हैं, ओल्डर वुमेन बीइंग रेप्ड, ऑल सच केसेस आल्सो कम अप। तो गिविंग देम प्रोटेक्शन इज आल्सो क्रिटिकली इंपॉर्टेंट। तो वही है, ट्रेन सर्टिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स, नर्सेस के मॉनिटरिंग के अंदर वो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस में रहे, वो जरूरी है। तो ये है रिगार्डिंग दिस पैटर्न्स ऑफ ओल्ड एज डिपेंडेंसी। तो जो ज्यादा बड़े है ये विथ चिल्ड्रन रहने वाले, तो ये पहला अर्बन फीमेल है, फिर अर्बन मेल है, रूरल फीमेल, रूरल मेल। तो विथ चिल्ड्रन रहने वाले आप देखोगे मेल से ज्यादा फीमेल से, अर्बन एरियाज में भी और रूरल एरियाज में भी। तो इसका एक रीजन ये भी दिया जाता है, जो अर्बन जो फीमेल्स होती है, ओल्डर फीमेल्स, दे आर कंसिडर्ड एज एन एसेट इन द सेंस वो हाउस होल्ड चोर्स कर लेगी, काम कर लेगी, बच्चों का, ग्रैंड चिल्ड्रन का ध्यान रख लेगी, तो उनको रिटेन किया जाता है रादर देन द मेल्स। तो वो है। अगला न्यूज आइटम है फॉरेन फंड्स सर्ज अंडर एनडीए रूल। तो इंडियन एनजीओ को जो फॉरेन फंड मिलता है वो 2015-16 डेटा से ये पता चलता है कि पिछले सालों से काफी ज्यादा है। तो ये इंक्रीजिंग ट्रेंड, ये हर साल ये इंक्रीज हो रहा है। तो अभी ये साल जो लास्ट फिस्कल ईयर था 2015-16, नॉट द प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर टू द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, तो ये हाईएस्ट था इन 5 इयर्स। तो ये काफी सारे एनजीओ है। और इंडिया में अभी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, FCRA एक्ट भी आया, तो इसके अंदर 33,000 एनजीओ रजिस्टर्ड है, मतलब जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं, रेगुलेट होते हुए। उनको एनुअल रिटर्न्स फाइल करना होता है विद द होम मिनिस्ट्री। बट इनमें से सिर्फ 19,000 है जो फंड्स, उनको फॉरेन फंड्स मिला लास्ट ईयर। तो ये न्यूज सामने आई है। और 2 मेजर एनजीओ है, काफी सारे एनजीओ के लाइसेंसेस कैंसिल किए गए। 2015 में होम मिनिस्ट्री ने 10,000 एनजीओ के रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए। तो ये तो है। और काफी को प्रायर परमिशन कैटेगरी में डाला है, वॉच लिस्ट में डाला है। उसमें से एक प्रोमिनेंट एनजीओ था, वो ये था कंपैशन इंटरनेशनल। ये कंपैशन इंटरनेशनल इज द लार्जेस्ट फंड प्रोवाइडर इन इंडिया। तो ये क्रिश्चियन एनजीओ है, यूएसए में बेस्ड है। इसके लिए इवन यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने करने को कहा था इंडियन गवर्नमेंट को कि इनके लिए कंसिडरेशन किया जाए, बट गवर्नमेंट ने उनको अभी भी वॉच लिस्ट में रखा। और लेटेस्ट जो न्यूज आया था, हमने थोड़े दिन पहले डिस्कस किया था कि कंपैशन इंटरनेशनल ने डिसाइड किया कि वो अपने ऑपरेशंस इंडिया में रैप अप कर देंगे। और इनको वॉच लिस्ट में डालने का रीजन ये था कि इंडियन गवर्नमेंट इज अक्यूजिंग देम कि ये रिलीजियस कन्वर्जेंस कराते। तो जो एनजीओ को ये फंडिंग दे रहे, दे आर इन्वॉल्व इन रिलीजियस कन्वर्जन मीन्स वो क्रिश्चियनिटी प्रमोट करके क्रिश्चियन कन्वर्जेंस करवाते। तो वो पॉइंट पे ये किया गया। 2015 में होम मिनिस्ट्री ने न्यू रूल्स नोटिफाई किए थे कि जो एनजीओ फॉरेन फंड्स एक्सेप्ट करते हैं, उनको एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो इंडिया की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी को अफेक्ट करे, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स को अफेक्ट करे, या कम्युनल हार्मनी को अफेक्ट करे। तो ये पॉइंट्स है। ऑलरेडी एनुअल रिटर्न्स देने में भी उनको देना पड़ता है ये सब अंडरटेकिंग। तो ये पॉइंट पे ही कि कन्वर्जेंस किए जा रहे, रिलीजियस कन्वर्जेंस, इनको प्रायर परमिशन कैटेगरी में लाया गया और ये इन्होंने अभी रैप अप कर दिया। और एक इम्पॉर्टेंट एनजीओ है जिनके ऊपर एक्शन लिया गया था, इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया था, रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया था, ये था ग्रीन पीस इंटरनेशनल।
तो इसको इनका रीजन ये दिया गया था कि इट इज कॉम्प्रोमाइजिंग इंडियाज इकोनॉमिक सिक्योरिटी, तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी अफेक्ट हो रहा है। तो ये अंडरटेकिंग में ये भी रिक्वायरमेंट्स है। तो ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी कैसे अफेक्ट हो रहा है हम देखेंगे। तो एफसीआरए के रिक्वायरमेंट्स है कि उनको कौन एलिजिबल हो गया और कैसे क्या प्रोसीजर है उनको एनुअल रिटर्न्स फाइल करने वगैरह, ये एक्ट में 2010 में। तो ये रिगार्डिंग द फंडिंग भी है कि फंडिंग इंक्रीज होते जा रहे हैं। कंपैशन इंटरनेशनल सबसे ज्यादा फंडिंग प्रोवाइड करती है, ये भी यहाँ दिया हुआ है। मैक्सिमम फंडिंग कंपैशन इंटरनेशनल से आए, 2011-12 का डेटा है, पर एवरी ईयर भी ये मेजर फंड प्रोवाइडर है इंडिया में, एनजीओ, इंटरनेशनल एनजीओ। और ग्रीन पीस से क्या प्रॉब्लम था, तो ग्रीन पीस इंडिया जो थी वो ग्रीन पीस इंटरनेशनल उनको फंड करती थी मेजरली, और इन्होंने प्रोटेस्ट इनिशिएट किए थे अगेंस्ट कोल ब्लॉक्स, कोल बेस्ड पावर प्लांट्स, क्योंकि ग्रीन पीस इज बेसिकली एनवायरमेंट रिलेटेड, तो ये एनवायरमेंट पोल्यूशन वगैरह होता है, इसलिए वो ये प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। इवन ई वेस्ट जो जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ये सारे पॉइंट्स पे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इवन एक पाम ऑयल जो इंपोर्ट होता है इंडोनेशिया से, तो वो कह रहे थे इस वजह से इंडोनेशिया में डिफॉरेस्टेशन वगैरह होता है, तो इसलिए ये भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया इनके अगेंस्ट। तो ये पॉइंट्स पे कि ये इकोनॉमिकली गवर्नमेंट को फंक्शन करने नहीं दे रही है, इसीलिए गवर्नमेंट ने इनको रजिस्ट्रेशन इनका कैंसिल कर दिया। तो ये ट्रेंड है। इवन एनजीओ लाइसेंसेस कैंसिल करना, ये भी प्रीवियस गवर्नमेंट, यूपीए गवर्नमेंट के अंदर भी हुआ है। प्रेजेंटली इट्स ऑन अ मच डिफरेंट एंड लार्जर स्केल, तो बट ये होता है। लास्ट यूपीए गवर्नमेंट में भी हमने देखा कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जो है वो एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए ही फंक्शन करेगी। तो तब जयराम रमेश एनवायरमेंट मिनिस्टर थे, और जो बाकी मिनिस्ट्री जैसे इंडस्ट्री मिनिस्ट्री वगैरह है, तो वो जब इन्वेस्टमेंट लाना चाहते थे, तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जब एनवायरमेंट कंसर्न्स लाके जब ब्लॉकेज लाती थी, तो वो फंक्शन नहीं कर सकते, इकोनॉमिक फंक्शनिंग फिर डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए जयराम रमेश जी को वहां से हटा के रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में डाला गया। ही बिकेम द रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, दो ही फंक्शन वेरी एफिशिएंटली ओवर देयर टू। तो ये जब विद इन द गवर्नमेंट भी हिंड्रेंसेस टॉलरेट नहीं होते हैं, तो दिस इज तो एन एनजीओ फॉर एनवायरमेंट, तो ये गवर्नमेंट ने उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। वो कहते कि इंडियंस को वो मतलब प्रमोट करते कि वो प्रोटेस्ट करे, तो एनवायरमेंट अफेक्ट होता है, वो भी एक कंसर्न है, दैट इज नॉट टेकन सीरियसली। वही है। अगला न्यूज आइटम है इंडिया नॉट इन रेस विथ चाइना इन अफ्रीका आउटरीच, अंसारी। तो ये है वाइस प्रेसिडेंट हमीद अंसारी, जो अभी विजिट पे अफ्रीका पे, ही इज ऑन अ 4-day विजिट। ये रुआंडा, युगांडा, ये 2 अफ्रीकन कंट्रीज को विजिट करेंगे। तो हाईलाइट करे काफी सारे विजिट्स हुए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट हिमसेल्फ और प्राइम मिनिस्टर, काफी सारे विजिट्स इन्होंने किया अफ्रीका में। तो इंडिया अफ्रीका रिलेशन स्ट्रांग है, हम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, जो दो हमारे पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है, तो वी हैव फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स इन्वेस्टमेंट्स में, पर हमारा जो डेवलपमेंट वर्क है वो काफी डिफरेंट है रिलेशन। तो क्योंकि इंडिया का रिलेशन अफ्रीका के साथ काफी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू चाइना, वो हाईलाइट कर रहे हैं वो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम जब वर्क करते हैं तो हम डेवलपमेंटल पार्टनर्स जो हमारे अफ्रीका में कंट्रीज है उनको डिसाइड करने देते हैं कि आपको कौन सा एस्पेक्ट चाहिए, विच पार्ट ऑफ नॉलेज ऑफ इंडिया एक्सपर्टीज यू वांट टू यूज, फिर उसके बेसिस पे हम प्रोजेक्ट फॉर्म करते हैं और असिस्टेंस देते हैं, रादर देन लाइक चाइना। तो नॉट स्पेसिफिकली मेंशन दैट ट्रस्टेड अपॉन नहीं होता है, हम कॉपरेशन करके फंक्शन करते हैं, तो एक डिफरेंस उन्होंने हाईलाइट किया है। तो ये है कंट्रीज रुआंडा, युगांडा, जहाँ ये विजिट करेंगे। 2016 जुलाई में भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ विजिट किया था, कीनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका। तो ये यहाँ पे है कीनिया, युगांडा, ये लेक विक्टोरिया इंपॉर्टेंट है अगर आप मैप भी देखो तो दिस इज द लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका, और ये चारों कंट्रीज, यहाँ 3 कंट्रीज शेयर करती है, युगांडा, तंजानिया और कीनिया। It passes through the equator, passes through it, Lake Victoria. It's a freshwater lake. It's also called the largest lake in the tropical region. फिर ये इंडिया अफ्रीका रिलेशन के बारे में भी है कि ट्रेड इंक्रीज हुआ है, इंडियन डायस्पोरा भी काफी अफ्रीका में है, अफ्रीकन डायस्पोरा इंडिया में है, हम उनको सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स भी काफी अफ्रीका में स्टेशन है अंडर यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस। एक पूरा इंडियन फीमेल पुलिस यूनिट है लिबेरिया में, तो ये भी हम असिस्टेंस, इस एस्पेक्ट में भी हमारा रिलेशन है। स्कॉलरशिप स्कीम्स काफी अफ्रीकन स्टूडेंट्स को हम हर साल देते हैं, तो ये सारे है। इवन इंडियन कंपनीज भी काफी सारी अफ्रीका में है, इवन इंडियन ओन्ड कंपनीज आर सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स इन नाइजीरिया। तो ये पॉइंट्स है, और काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी हमने इन्वेस्ट किया इन अराउंड 40 कंट्रीज।
अगला न्यूज आइटम है गवर्नमेंट नीड्स स्टेंट मेकर्स टू एंश्योर अ स्टेडी सप्लाई। तो ये स्टेंट के बारे में न्यूज आया था कि गवर्नमेंट ने स्टेंट प्राइसेस का रेगुलेशन किया है, स्टेंट प्राइसेस को काफी कम कर दिया है, क्योंकि काफी रिपोर्ट्स आ रहे थे कि स्टेंट प्राइसेस बहुत हाई प्राइसेस पे सेल की जाती है, काफी सारा कमीशन रखा जाता है बाय डॉक्टर्स, बाय हॉस्पिटल्स, इवन गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स। तो इसीलिए स्टेंट प्राइसेस रेगुलेट किया गया है अभी। तो ये प्राइसेस मेटल स्टेंट्स जो है उनका इतना 7,260 और ड्रग इल्यूटिंग जो ड्रग भी रिलीज करते स्टेंट्स उनका 29,600। तो ये फेब 13 को अनाउंस हुआ, 85% रिडक्शन हो गया प्राइस पे। तो अब रिपोर्ट्स आने लगी कि मार्केट में स्टेंट्स अवेलेबल ही नहीं। तो रीजन कहा जाता था कि ये विड्रॉ किए गया क्योंकि प्राइस रीबिलिंग करना पड़ेगा अभी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने मीटिंग किया विद ऑल द स्टेंट मेकर्स, इंपोर्टर्स भी काफी सारे है, एक्सपोर्ट जो जिससे हम करते। तो ये सारे स्टेंट मेकर्स से जब हमने डिस्कस किया तो ये क्लियर हुआ कि भाई वी नॉट हैव आर्टिफिशियल स्कैसिटी। उन्होंने अश्योर किया है कि स्टेंट्स काफी स्टॉक है स्टेंट्स का एंड दे विल बी मेड अवेलेबल इन द मार्केट। तो ये है, ये स्टेंट होता क्या है, ये ऐसे मेटल मैश होता है। तो ये ऐसा ऐसा करके इंसर्ट किया जाता है, फिर ये बलून होता है जो इन्फ्लेट होता है, तो इससे वो पूरा ऐसा बड़ा हो जाता है, मैश इनलार्ज हो जाता है एंड देन दिस स्टेज इन प्लेस। तो इससे ये क्या होता है, ये आर्टरीज जो होती है, आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाता है। तो ये आर्टरीज ब्लॉकेज हटाने के लिए ये स्टेंट्स डाले जाते हैं। तो इसका प्रोसीजर जो होता है स्टेंट्स डालने का, उसको एंजियोप्लास्टी कहते हैं। तो एंजियोप्लास्टी मतलब ये स्टेंट्स डाले जाएंगे और ये स्टेंट्स की वजह से ये ब्लॉकेज हट जाता है। और जब ड्रग इल्यूटिंग होते हैं तो ड्रग रिलीज होते हैं, तो ये भी मेक श्योर किया जाता है कि आगे जाके ऐसे ब्लॉकेज ना हो। तो ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जो होती है हार्ट रिलेटेड, तो ये जनरली आर्टरीज ब्लॉकेज से होती है। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज सबसे मैक्सिमम कॉज होता है, मेजर कॉमन कॉज है, तो उसमें काफी डेथ्स भी हो जाती है। तो ये स्टेंट से काफी बेनिफिट हो सकता है और इंडियन पॉपुलेशन में काफी हाई लेवल पे ये डिजीज होती है, कोरोनरी डिजीजेस। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब इसका रेगुलेशन हुआ है और ये मार्केट में भी अवेलेबल रहेगा, ये अश्योर किया गया है। तो ये प्राइसेस है जो फिक्स हुए हैं। अगला न्यूज आइटम है लॉ में मेक योर होम अपीयर लेस हेजी। तो ये न्यूज आई है कि प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो है रियल एस्टेट में काफी बढ़ गया है, 62% तक बढ़ा हुआ है। मींस इट इज 38,000 करोड़ इन 2016। तो ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इतना आ रहा है क्योंकि अभी रेगुलेशन आया है इन रियल एस्टेट। तो ये रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट पास हुआ, जीएसटी भी पास हुआ, तो इस वजह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है और इससे प्रोविजन से काफी बेनिफिट इवन कंज्यूमर्स को ही मेजरली बेनिफिट करने के लिए ये है। तो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाना मैंडेटेड है अंडर दिस एक्ट बाय ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स। काफी स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने ड्राफ्ट रूल्स इनिशिएट किए, कि काफी ने रूल्स अनाउंस भी कर लिए, नोटिफाई भी कर लिए। तो ये सारे प्रोविजंस है। और एक कंज्यूमर को एक हाउस जब वो खरीद रहे, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें वो क्या देखते हैं, तो 4 मेजर पॉइंट्स हाईलाइटेड है। एक तो है कि बिल्डर कंप्लाई करे सारे लॉज के अकॉर्डिंग, टाइमलाइन जो वो देते हैं, डिलीवरी जो प्रॉमिस करते हैं उसको फुलफिल करे, टाइटल डीड्स क्लियर हो किसके नाम ट्रांसफर होगा कैसे क्या, एंड द कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो है वो बेस्ट हो। तो ये अश्योरेंस चाहिए होते हैं कंज्यूमर्स को। और ये जो एक्ट है रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, इसमें कैसे ये प्रोविजंस का ध्यान रखा गया है वो यहाँ हाईलाइटेड है। तो इसमें जो मेजर प्रोविजंस है वो एक तो पहले है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, उनको रजिस्टर करना होगा विद द रेगुलेटर, रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो ये एक्ट मई 2016 में जैसे हुआ है, तो उससे एक साल में, 1 मई 2016 से एक साल में ये रेरा सारे स्टेट्स को बनाना है, ये मैंडेटरी है एक्ट के अंदर। और रेरा बन जाने के बाद हर स्टेट में इनको अपना डे टू डे फंक्शनिंग के लिए भी जो रेगुलेशंस होंगे वो 3 महीने के अंदर फाइनलाइज करने हैं। एक रियल एस्टेट एपेलेट ट्रिब्यूनल अपील्स के लिए भी बनाया जाएगा बाय 30 अप्रैल 2017, मतलब मई 2017 तक हर सारे रेरा भी बन जाएंगे सारे स्टेट्स में। तो अब यहाँ पे एक तो रेगुलेटर के साथ रजिस्टर करना होगा, सारे प्रोजेक्ट जो बेचे जाएंगे वो कारपेट एरिया के बेसिस पे बेचे जाए। तो ये कारपेट एरिया क्या होता है, हमने डिस्कस किया इन बजट न्यूज भी, कि कारपेट एरिया होता है बिल्ट अप एरिया और सुपर बिल्ट अप एरिया। तो कारपेट एरिया मतलब जो जहाँ पे कारपेट बिछा सकते हैं, जो फ्लोर एरिया है, और जो बिल्ट अप एरिया होता है दैट इज मोर देन द कारपेट एरिया। तो मतलब वॉल्स की विड्थ भी ली जाती है, इवन बालकनी एरिया है वो भी लिया जाता है वगैरह, तो वो बिल्टअप एरिया हो जाता है। सुपर बिल्टअप एरिया मतलब जो भी एमिनिटीज प्रोवाइडेड है, अगर कोई कुछ भी हो, लिफ्ट्स है, पैसेजेस है, इवन बियॉन्ड दैट जो एमिनिटीज प्रोवाइड की जाती है उनका एरिया भी एड अप किया जाता है परसेंटेज।
फिर एक रूल है कि होम बायर्स डायरेक्टली कंप्लेन कर सकते हैं रेरा के पास, और ये कंप्लेंट जब आएगी तो उनको 60 डेज के अंदर इसको रिजॉल्व करना होगा। 70% जो मनी वो लोग अक्वायर करेंगे डेवलपर्स इन दिस प्रोजेक्ट, तो कंज्यूमर जो पेमेंट कर रहे हैं उसको एक एस्क्रो अकाउंट में डालना होगा और वो उसी पर्पस के लिए यूज किया जाए। मतलब जनरली ऐसा होता है, एक प्रोजेक्ट में आपने पैसा लिया कंज्यूमर से, उसको कहीं और लगा दिया, ये प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, तो वो सारा भी ना हो, तो उसके लिए भी ये एक्स्ट्रा अकाउंट बनाया जाएगा जिसमें ये 70% मनी जाएगा। इवन इनिशियल अग्रीमेंट साइन करने से पहले मैक्सिमम अमाउंट जो ले सकते हैं एडवांस अमाउंट, वो मैक्सिमम 10% रखी गई। तो ये सारे पॉइंट्स भी है। इवन डेवलपर लायबल होगा, कोई भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होगा पहले 5 साल में ऑफ, तो उसका रिपेयर डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ये सारे प्रोविजंस है। इवन इम्प्रिजनमेंट का भी प्रोविजन है, अगर कोई डेवलपर इज फाउंड गिल्टी ऑफ फ्रॉड तो उनको अप टू 3 years इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। फिर अगला न्यूज आइटम है व्हाई अर्थ इनर कोर डजंट मेल्ट। तो अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, क्रस्ट है, मैंटल है और फिर कोर है, आउटर कोर एंड इनर कोर। तो क्रस्ट इज सॉलिड, मैंटल प्लास्टिक होता है, मतलब नॉट कंप्लीटली लिक्विड, कोर इज लिक्विड बट इनर कोर इज सॉलिड, और जैसे हम अंदर जाते हैं वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होते जाता है। तो इनर कोर इज हॉटर देन द सर्फेस ऑफ द सन ऑल्सो। इतना हाई टेम्परेचर पे वो सॉलिड कैसे है, तो वो एक क्वेश्चन है। तो सॉलिड का रीजन यही दिया जाता है कि प्रेशर काफी ज्यादा है, तो सारे जो आउटर लेयर्स है उनका प्रेशर पूरा कोर पे आता है, जिस वजह से इनर कोर सॉलिड है। इनर कोर इज मेजरली मेड ऑफ आयरन। तो अब ये रिसर्चर्स जो है स्वीडन की इंस्टीट्यूट से, उन्होंने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है कि सॉलिड का क्या रीजन है मेजरली, द एंटायर केमिस्ट्री आउट ऑफ इट, द फिजिकल फीचर्स ऑफ इट ऐसा। तो ये उनको ये समझ में आया कि जो कोर पीस में जो पीसेस है, क्रिस्टल पीसेस जो बनते हैं, वो कंटिन्यूसली मेल्ट होते हैं, डिफ्यूज होते हैं, बाहर भेजे जाते हैं और फिर से वो रीइंसर्ट होते हैं। तो वो प्रेशर की वजह से फिर से रीइंसर्ट होने की वजह से वो क्रिस्टल हमेशा सॉलिड ही रहता है और कोर स्टेबल रहता है ऐसे। तो ये उनका ये समझ में आया है कि क्रिस्टल स्टेबल क्रिस्टल और ये सॉलिड कोर पॉसिबल है बिकॉज ऑफ दिस होल फंक्शनिंग जो चल रहा है। दे कॉल इट लाइक शफलिंग ऑफ डेक कार्ड्स। तो जैसे कार्ड्स आप शफल करते वैसा यहाँ पे भी वो बाहर भेजते अंदर जाता है, बाहर भेजते अंदर जाता है, एंड द क्रिस्टल रिमेन्स स्टेबल एंड कोर सॉलिड। अगला न्यूज आइटम है द लास्ट वन, नाउ पार्टली लिविंग बायोबॉट्स कैन एज एंड हील टू। तो ये है बायोबॉट्स, तो बायोलॉजिकल रोबोट्स, मतलब उनमें बायोलॉजिकल कंपोनेंट भी है और वो रोबोट्स है, और ये 3D प्रिंटेड है, बहुत स्मॉल है ये, सेंटीमीटर लॉन्ग और सेंटीमीटर और 2 in लेंथ है। तो इनमें मसल सेल्स डाले गए हैं, तो वो बायोलॉजिकल कंपोनेंट है मसल सेल्स। तो ये 3D प्रिंट किए गए। तो 3D प्रिंटिंग क्या होता है वो भी हम समझेंगे, और ये बायोबॉट्स एक्चुअली क्या है वो भी हम देखेंगे। तो ये बायोबॉट्स जो है दे मेड ऑफ लिविंग टिश्यूज, इसलिए दे कैन वॉक, स्विम, दे कैन ऑल्सो हैव एजिंग हो सकती है उनकी, और फाइनली वो अपनी इंजरी भी हील कर सकते हैं। तो ये सारे उनके फंक्शनिंग है। उनको कंट्रोल किया जाता है विद इलेक्ट्रिकल या लाइट इम्पल्सिस से, उनको कंट्रोल किया जाता है। तो ये पार्शियली लिविंग है ऐसा क्लेम किया जा रहा है। तो इसके काफी सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं। तो पहले तो ये 3D प्रिंटिंग क्या होता है हम देखते हैं। मतलब आपके पास एक आइडिया है कि यू वांट टू मेक समथिंग 3D, आपको बनाना है, कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, आप उसका डिजाइन बनाओ। ये कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड डिजाइन आप बना सकते हो उसका। वो डिजाइन सॉफ्टवेयर यूज किया, आपने डिजाइन बना लिया, उसके बाद आप उसको प्रिंटर सॉफ्टवेयर में यूज करेंगे जो उसके लेयर्स स्लाइस करेंगे। मतलब हर एक, जैसे आप 3D बना रहे हो तो जो उसका डायमेंशन है उतने उतने लेयर्स उसके स्लाइसिंग करके बने जाएंगे थ्रू द सॉफ्टवेयर, एंड देन वो प्रिंटर को फीड किए जाएंगे और फिर प्रिंटिंग 3D प्रिंटिंग होगा जिससे वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये 3D प्रिंटर भी कैसे होता है, तो ऐसे लेजर बीम यूज की जाती है, और ये जो मटेरियल होता है वो यहाँ पे लाया जाता है, जो मटेरियल का आपको बनाना है वो मटेरियल इनपुट किया जाता है, और ये लेयर्स पार्ट्स बने जाते हैं, और फिर यूजिंग दिस लेजर बीम उनको पूरा बना के एक साथ ये 3D ऑब्जेक्ट बना के लाया जाता है। तो ये मेल्टिंग सॉलिडिफाइंग ये लेजर सोर्स से होता है। तो ये बायोबॉट्स है, तो इनमें ह्यूमन सेल्स मटेरियल यूज किया गया है। तो ये मसल सेल्स का जो एग्जांपल था, तो ये मसल सेल्स जब यूज किया जाता है मटेरियल की तरह, तो वो बायोलॉजिकल कंपोनेंट है। तो बायोबॉट्स जो किया जा रहा है वो बनते हैं। तो यही है आज के न्यूज आइटम्स। थैंक यू।